हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं भारत में एक समय ऐसा था जब बंगाल और बिहार मिलकर इंडिया के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट का 48% आउटपुट जनरेट करते थे। पर आज के प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर इन दोनों स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो वर्चुअली खत्म हो चुका है। जबकि इंडिया के वेस्ट और साउथ के जो स्टेट्स हैं यहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ही तेज गति के साथ ग्रो करी, जिसके चलते इंडिया में इंटर रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल इम्बैलेंस या फिर रिच स्टेट एंड पुअर स्टेट का डिवाइड क्रिएट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इंडिया के सबसे रिचेस्ट स्टेट इंडिया के सबसे पुअरेस्ट स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले थोड़ा डाटा समझ लेते हैं। ये जो आपको यहां पर फिगर दिखाई दे रहा है, मैप दिखाई दे रहा है, ये है इंडिया के स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाइज सभी स्टेट्स का मैप। इसमें जो ग्रीन कलर के स्टेट्स हैं, यहां का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है और येलो कलर के स्टेट्स का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल एवरेज से कम है। इसको देखने के बाद आपको यहां पर वर्चुअल दो लाइंस दिखाई देंगी। ये दो लाइंस जो है वो इंडिया को रिच एंड पुअर स्टेट्स में डिवाइड कर रही हैं। अब राजस्थान से लेकर बंगाल, असम तक के सभी स्टेट्स जो हैं वो नेशनल एवरेज से कम हैं, यानी कि कुछ तो कुछ गड़बड़ जरूर मौजूद है यहां पर। अब एक और फिगर हम देखें तो ये है इंडिया की पर कैपिटा इनकम का फिगर। ये भी सेम कहानी ही दिखा रहा है। इसमें भी यही दो वर्चुअल लाइंस मौजूद हैं। यहां भी नॉर्थ के और साउथ के और वेस्ट के स्टेट्स की जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है, जबकि राजस्थान से लेकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम ये सभी स्टेट्स जो हैं वो नेशनल एवरेज से कम है। जबकि एक समय ऐसा था जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सबसे ज्यादा रिचेस्ट स्टेट थे। अगर हम मुगलिया सल्तनत की बात करें, थोड़ा हिस्ट्री के अंदर अगर हम चले जाएं, तब बंगाल सूबा जो था मुगल का, वो पूरे मुगलिया सल्तनत का लगभग 50% टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके मुगल सल्तनत को देता था। धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज होने लगा जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश करी। और हम जानते हैं ब्रिटिशर्स का रास्ता जो था भारत पर हुकूमत करने का वो बंगाल से ही खुला था। बैटल ऑफ प्लासी वो जीते, बैटल ऑफ बक्सर वो जीते और बंगाल के अंदर उन्होंने अपना जो रूल था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कर लिया। एंड आए तो अंग्रेज ट्रेडर बनके थे, वो बंगाल के प्रोडक्ट्स को यूरोप में और दुनिया भर में बेचा करते थे। बट धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को करना शुरू किया। बंगाल से पैसा लूटते गए वो और अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते रहे। और जब ब्रिटेन 1750s के अंदर इंडस्ट्रियलाइज हो जाता है, तब वो बंगाल के फिनिश्ड प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देता है और बंगाल से सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। अब इसके लिए ब्रिटिशर्स ने अपनी मिलिट्री का भी सहारा लिया, अपने पॉलिटिकल पावर का भी सहारा लिया। इन सब चीजों के चलते ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं एंड बंगाल को रिड्यूस कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर के रूप में एंड फिनिश प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर इंपोर्टर के रूप में। बट इतना भी सिनेरियो कह सकते हैं हम, जब आजाद हुए तब इतना बुरा सिनेरियो भी नहीं था। तब भी इंडिया की ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो थी वो बंगाल के इलाके में ही मौजूद थी। क्यों? क्योंकि कलकत्ता लंबे समय तक हमारी कैपिटल रहा ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, जिसके चलते यहां पर आसपास के रीजन के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई गई। बट हां, आजादी के बाद ये इंडस्ट्रीज बेस जो था वो शिफ्ट हो गया, वो खत्म हो गया। या तो दूसरे स्टेट्स के अंदर वो इंडस्ट्रीज चली गई या वो बिल्कुल ही बंद कर गई। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके चलते बहुत सारे बदलाव भारत के अंदर आए। अब वैसे तो ये जो पूरा इलाका है ये मिनरल वाइज भी काफी ज्यादा रिच है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सभी इलाके के अंदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास के इलाके के अंदर आपको आयरन भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, बॉक्साइट भी है, कॉपर भी है। हर एक प्रकार का मिनरल जो आपको बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए चाहिए वो यहां मौजूद है। यहां पर नदियां भी बहुत सारी हैं, उन गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जमीन बहुत समतल है, पानी की कमी नहीं है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स डेवलप करने के लिए जमीन बहुत ही बेहतरीन है, कोस्टल कनेक्टिविटी भी मौजूद है। बट स्टिल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के चलते यहां से इंडस्ट्रीज शिफ्ट होकर दूसरे इलाकों के अंदर चली गई। तो कैसे? देखिए, इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश किया फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी को। भारत सरकार को यह डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन रीजन्स के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स मौजूद हैं, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वहीं पर डेवलप हो जाएं, जिसके चलते रीजनल इंबैलेंस बिगड़ जाएगा भारत का। तो इसके लिए वो लेकर आए फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम डिटेल के अंदर कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और इसके अंदर फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी का क्या योगदान था। देखिए, अगर हम किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाना चाहेंगे तो आपको उसके लिए पावर चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कैपिटल चाहिए, मार्केट चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए एंड लैंड चाहिए। अब ये सब कुछ पूरे देश के अंदर इक्वल तरीके से मौजूद नहीं है। कहीं पर लेबर नहीं, कहीं पर पावर नहीं, कहीं पर लैंड नहीं, कहीं पर रॉ मटेरियल नहीं।
अब ऐसे में सरकार को क्या लगता है कि जहां पर रॉ मटेरियल ज्यादा है वहीं पर सभी इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाए, खर्चा बहुत पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाया जाए फिर मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाए तब भी खर्चा बहुत पड़ेगा। तो सरकार को लगा कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचाने के लिए उसी मिनरल बेल्ट के आसपास ही लग जाएंगी। तो हमें गवर्नमेंट को लगा कि गवर्नमेंट को अब ये ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो कम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट लेकर आती है फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी। इस फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी के चलते बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के पास जो एडवांटेज थी अपने मिनरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल डेवलप करने की, वो हाथ से चली गई, क्योंकि अब सारी की सारी सब्सिडी जो थी वो स्टेट्स इस्तेमाल कर रहे थे जहां पर रॉ मटेरियल मौजूद नहीं था, जैसे कर्नाटका, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र, गुजरात। इन्होंने इस पूरे एरिया से, इन सभी स्टेट्स ने इन पूरे एरिया से जहां पर मिनरल मौजूद थे, इनको फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी, जिसके चलते सरकार ट्रांसपोर्ट के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड किया करती थी, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, अपने इलाके में मंगवाना शुरू कर दिया और अच्छी पॉलिसीज बनाई, अपनी करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। खास तौर पर सदर्न स्टेट्स के अंदर तो पॉपुलेशन को भी कंट्रोल किया गया। सरकार ने इन पॉलिसीज के चलते अलग अलग स्टेट्स ने अपने अंदर इंडस्ट्रीज को बहुत ही ज्यादा प्रोस्पर करने की कोशिश करी। ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ और सब्सिडी आई, जिसके चलते यहां से इंडस्ट्रीज जो थी वो मूव होकर जाती रही दूसरे दूसरे इलाकों के अंदर। प्लस ये जो सेंटर बेल्ट हमारी रही, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की जो बेल्ट रही, यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत रही, यहां पर करप्शन स्कैंडल्स भी बहुत रहे। यहां पर इन सभी चीजों के चलते सरकारें बनती रही, बिगड़ती रही। कई बार ऐसा हुआ कि 10-10, 20-20 साल के दौरान 10-10 बार सरकार ही बदल गई हो, हर दूसरे साल सरकार बदल गई हो, प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ गया हो, गुंडा राज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहां पर एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, एंड सेंटर से इन स्टेट्स को जितना शेयर मिलना चाहिए था टैक्स रेवेन्यू के रूप में वो भी नहीं मिला। एंड सबसे ज्यादा आबादी भी इन्हीं स्टेट्स के अंदर क्रिएट हो गई। अब सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट्स जो है भारत के, वो भी इसी सेंट्रल बेल्ट के अंदर मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल और महाराष्ट्र, या कह लीजिए आप मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टेट्स भी हैं और सबसे गरीब स्टेट्स के अंदर भी आते हैं। ऑल्दो हमने गरीबी को कम करने के लिए 1990s से जब हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए, हमने कई कदम उठाए, बट ये स्टेट्स अभी भी पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि बाकी सभी स्टेट्स जिन्होंने अपने ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी का फायदा उठाते हुए अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया था, वो अपने आप को थोड़ा इकोनॉमिकली प्रोस्परस पहले से ही कर पाए। तो जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई, तब इन्हीं स्टेट्स ने उन पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया और फिर बंगाल, बिहार और जो ये सभी इलाका था, ये फिर भी पीछे रह गया। तो दोस्तों, इन सब चीजों के चलते आज भी हमको ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, जिसको सरकार कम करने की कोशिश कर रही है। अब सरकार यहां पर बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बना रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लेकर आई है, लॉजिस्टिकल ईजिंग करने की कोशिश की गई है। अब इन सब चीजों के चलते फ्यूचर में 10, 15, 20 साल लगेंगे जब हमको बिहार में भी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। सिमिलर केस आपका रहेगा बंगाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ। ऑल्दो अगर हम प्रेजेंट पिछले 10 साल में पॉवर्टी रिडक्शन की बात करें, तो ये स्टेट्स ने सबसे ज्यादा रेट के ऊपर पॉवर्टी रिडक्शन किया है। इन स्टेट्स ने अपनी पर कैपिटा इनकम को पिछले 10 सालों के अंदर डबल भी करने की कोशिश की है और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स तो उसके अंदर कामयाब भी हुए हैं। बट बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में अभी भी ये पीछे हैं। फ्यूचर के अंदर हम जरूर उम्मीद करेंगे कि अपने इस पूरे फंडामेंटल शिफ्ट के चलते, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के चलते इन इलाकों के अंदर भी गरीबी कम हो जाए, पॉवर्टी कम हो जाए, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा। तभी हमारे देश के अंदर पूरी तरीके से जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस कर पाएगी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याओं से हम निपट पाएंगे। और क्राइम एक्टिविटीज, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है क्राइम को। जितनी जल्दी यहां से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, उतनी जल्दी ही क्राइम भी भारत के अंदर से भागेगा। तो दोस्तों, ये बात आपको जानकर कैसा लगा कि बंगाल और बिहार जो सबसे रिच स्टेट्स थे, गवर्नमेंट की एक फ्रेट पॉलिसी के चलते सबसे पूरे स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गए। ऑल्दो वहां का करप्शन, वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहां की ओवर पॉपुलेशन, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट की पॉलिसी ने भी इन स्टेट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें।